गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेके मुगल चित्रकला से संबंधित कुछ बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज पार्ट 3 के रूप में। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो दे दिया है। आज है पार्ट 3 मुगल शैली से जो भी प्रश्न अभी हमारे रह चुके हैं वो प्रश्न आज हम आपको देने वाले हैं। और इसके बाद पूरी उम्मीद है मुझे कि आप अपने इस मुगल शैली के क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद कहीं से भी किसी तरह का मिस नहीं करेंगे क्वेश्चन, पूरी गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रों में सोना और दरबार के दृश्यों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रों में सोना और दरबार के दृश्यों का प्रचुर मात्रा में हुआ प्रयोग। जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के या दारा शिकोह के। तो पहले प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है और आपके कमेंट्स आ जाने चाहिए। आज देख रहे हैं सुपर मैराथन 50 प्रश्नों की सीरीज का चित्रकला में मुगल शैली का पार्ट 3 भाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शाहजहां के समय में। किसके समय में? शाहजहां के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। क्या कहना है प्रश्न संख्या 2 का कि किस मुगल शहजादे ने एक चित्राधारा यानी मुरक्का नादिम बेग को भेंट में दिया था। नादिम बेग को भेंट में दिया था, इसमें से किस मुगल शहजादे ने एक चित्राधारा जिसे मुरक्का कहते हैं। आपको पता ही है मुरक्का का मतलब होता है एल्बम, आपको पढ़ा चुके हैं। चित्राधारा भी उसको कहते हैं, ये भी एक अपने आप में शब्द है, ध्यान दीजिएगा। चित्राधारा या मुरक्का या एल्बम नादिरा बेगम को भेंट में दिया था किस मुगल शहजादे ने? शुजा ने, मुराद ने, दारा शिकोह ने या सुलेमान ने। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न और आपके कमेंट्स पूरी उम्मीद है कि आने शुरू हो गए होंगे। मुगल चित्रकला भाग 3 के आज के इस मैराथन में देखना है कितना हमारे साथियों का सही जाता है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा दारा शिकोह ने भेंट किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय से बनना प्रारंभ हुआ। दरबारी चित्र मुगल शासक के एक समय से बनना प्रारंभ हुआ। क्या वो मुगल शासक जहांगीर थे, क्या वो मुगल शासक बाबर थे, हुमायूं थे या औरंगजेब थे? कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में दरबारी चित्र बनना प्रारंभ हो गया, शुरुआत हो गया? और दूसरी बात, आज यूपी बोर्ड के 12वीं और 10वीं का रिजल्ट निकल चुका है, तो उन सभी हमारे स्टूडेंट साथियों को ढेर सारी एएमयू क्लास की तरफ से शुभकामनाएं जिन्होंने इस साल बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास किया। और दूसरी बात, 12वीं जिन्होंने प्राविधिक कला से भरा था उसमें कितने लोग इस साल पास हो गए हैं, आज हमको कमेंट्स करके बताएंगे। और पास होने के बाद अब आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको सिर्फ रोल नंबर डालना है, आपको अपना कितना पाया वो डालना है और उसमें कितने में कितना पाया, 100 में कितना पाया, बस ये डालना है आपको। तो आज से आपका रिजल्ट निकल चुका है, आप फॉर्म फिल करिए एकदम बिंदास होके और फॉर्म फिल करने के बाद फिर अपना पढ़ाई पे लग जाइए। ठीक है, तो चलिए, ये जो हमारा प्रश्न था दरबारी चित्र मुगल शासक के समय बनना प्रारंभ हुआ किस मुगल शासक के, तो इसका सही जवाब है जहांगीर के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ बात करेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए। आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए? आखेट मतलब शिकार से संबंधित चित्र, यानी किस मुगल बादशाह के समय में शिकार से संबंधित चित्र बनाए गए। सीधा सीधा आखेट का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 4 और आप करेंगे कमेंट्स और बताएंगे आज के 50 प्रश्नों की सीरीज में कितना है आपका मुगल चित्रकला के मैराथन में आज के इस वीडियो में सही। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के समय में। किसके समय में?
आखाट से संबंधित चित्र जो है वो जहांगीर के समय में बने, यानी शिकार दृश्य से संबंधित। आइए 5वें प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। 5वां प्रश्न कह रहा है, जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में उच्च स्थान प्राप्त था किसको? दौलत को, मनोहर को, शंकर को या मधु को? अब ध्यान से देखिए आप, जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण, सिर्फ पक्षी की बात नहीं कर रहा है, पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में किसको पशु संबंधित चित्रण करने में उच्च स्थान प्राप्त था? ठीक है, तो चलिए कमेंट्स करते जाइए। 5वां प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न फटाफट आंसर के साथ आ रहे होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मनोहर। पशु, सिर्फ अगर पशु की बात करता है, पक्षी और पशु में अंतर होता है, ठीक है, सिर्फ अगर पशु की बात करता है तो मनोहर साहब, ठीक है, जहांगीर के दरबार में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। 6वां प्रश्न आपसे कह रहा है, जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की? यानी मुगल बादशाह जहांगीर ने एक विदेशी राजदूत जो थे उस समय उनके दौर में आए थे, उनसे अपने चित्रकारों की प्रशंसा की, मतलब कि हमारे चित्रकार काफ़ी काबिलियत और बेस्ट हैं। ये मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने जैसे उस अंग्रेज शासक से कहा, किस रूप में? प्रशंसा के रूप में। तो वो अंग्रेज शासक कौन था? जेम्स, फर्गुसन, जॉन या सर टॉमस रो? ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न संख्या 6 और आपको इसका कमेंट्स बताना है कि क्या होगा इसका उत्तर। तो अगर आपने पढ़ा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर मिला के आपने पढ़ा होगा, तो मैंने कहीं इसका जिक्र किया था, उसकी कहानी भी बताई थी मैंने आपको कि इतने काबिल थे उस समय के चित्रकार कि, और खुद ही जहांगीर इतने पारखी थे कि वो उस विदेशी राजदूत ने जो चित्र दिया था उसको एक ही रात में उन्होंने बनवा दिया था, और उसकी कितनी प्रति बनाई थी ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, मतलब हर एंगल का क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो वो थे सर टॉमस रो। कौन थे? सर टॉमस रो साहब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण, अब देखिएगा किसकी उच्च स्थान प्राप्त है। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था? पशु चित्रण, जो कि मनोहर थे ना। यही एक कॉमन पॉइंट है प्रश्नों को पूछने का। जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में माहिर थे उच्च स्थान में मनोहर। अब कह रहा है जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? दौलत को, उस्ताद मंसूर को, फारूक बेग को या आकारीजा को? तो समझ में आ गया प्रश्न आपका। पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था जहांगीर के दरबार में? यह है आपका 7वां प्रश्न। कमेंट्स करते जाइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइए, शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी लोग भी जुड़ें, और जिनका रिजल्ट 12वीं प्राविधिक कला से निकल चुका है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अब वो अपना फॉर्म भरें। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ख, उस्ताद मंसूर। आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 8। 8वें प्रश्न का कहना है साथियों, अकबर की चित्रशाला में किन चित्रकारों की अधिक संख्या थी? हिंदू, मुसलमान, ईसाई या चीन? अकबर की चित्रशाला में किन चित्रकारों की संख्या अधिक थी? यह है आपका 8वां प्रश्न। और फटाफट कमेंट्स करते जाइए और बताइए कि क्या है इसका सही उत्तर। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपके उत्तर मुझसे पहले फटाफट आ रहे होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है, ये मैंने परख लिया है इस बीच में। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब है हिंदू। अकबर सभी धर्मों की इज्जत करते थे और इसीलिए उन्होंने दीन इलाही चलाया। उन्होंने जोधा भाई से शादी भी किया और सबकी इज्जत करते थे, इसलिए सबसे ज़्यादा संख्या हिंदू चित्रकारों की थी उनके दरबार में, और वो भी एक से एक काबिल भी थे। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न का कहना है, पालकी उठाने
और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था? यानी पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का कार्य इनमें से एक चित्रकार किया करते थे। तो उस चित्रकार का नाम क्या है? ठीक है, बसावन, मधु, तारा या दशवंत। तो चलिए कमेंट्स करिए फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तर का और बताइए आज के 50 प्रश्नों की मैराथन में मुगल चित्रकला पार्ट 3 के आज के इस वीडियो में कितना आपका सही होता है। और तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो मुगल शैली के कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप मिस नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि आप पूरा वीडियो अगर देखे होंगे तो केयरफुली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दशवंत। कौन थे? दीवार पालकी उठाना और दीवार पर लिखाई करने का कार्य दशवंत किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? जो व्यक्ति चित्रण है, मुगल दौर में जो व्यक्ति चित्रण किया जाता है उसको नाम से जाना जाता है। एक लघु चित्र के नाम से, भीति चित्र के नाम से, सबिह के नाम से या पटचित्र के नाम से। मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्र को किस एक और नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो साथियों यह है आपका 10वां प्रश्न और आप देख रहे हैं मुगल चित्रकला महामैराथन का भाग 3 यानी पार्ट 3। 2 पार्ट ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ कॉर्नर पे जाइएगा, 3 बिंदु दाहिने तरफ ऊपर यहाँ पे दिखेगा, वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सबिह। व्यक्ति चित्रण को सबिह कहते हैं, अंग्रेजी में पोर्ट्रेट कहते हैं, जो कहना हो कह लीजिए, तीनों नाम याद रखना है बस आपको। 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 11वां कह रहा है आपसे, चलिए देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 कहना है प्रश्न का, किंग, वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया? किंग, वल्चर और ग्रिफिन। किंग, वल्चर और ग्रिफिन चित्रित किया मंसूर ने, बसावन ने, बिहजाद ने या मीर सैयद अली ने? ठीक है, किंग, वल्चर और ग्रिफिन किस कलाकार ने चित्रित किया है? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। मंसूर ने किया, बसावन ने किया, बिहजाद ने किया या मीर सैयद ने किया? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है ये और इस प्रश्न को विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि अक्सर जो है इस पे मिस लोग कर जाते हैं। और इसको मंसूर ने किया है, याद रखिए। किंग, वल्चर और ग्रिफिन इसको मंसूर ने किया है। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है और 12वें प्रश्न का कहना है, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान साहब जो है एक मुग़ल शासक के राज दरबार में मुख्य कलाकार के रूप में कार्यरत थे। और उस मुग़ल दरबार में, जिस मुग़ल दरबार में मुख्य कलाकार के रूप में कार्यरत थे, वो मुग़ल दरबार क्या हुमायूं का था, अकबर का था, शाहजहां का था या जहांगीर का था? किसका इसमें से शासक था जिस शासक में मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान उनके दरबार में मुख्य कलाकार के रूप में थे? तो ये है आपका 12वां प्रश्न। आपको उम्मीद करता हूं कि ड्रॉप कर रहे होंगे अपने प्रश्नों के उत्तर को फटाफट कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अगर दिल से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो। और हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस 8 उसका नाम है, जो कि आपको फेसबुक पेज पे जब फेसबुक चलाते होंगे तो वहाँ चले जाइएगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ भी वीडियोस आपको दे दिए जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? शाहजहां। आइए 13 नंबर प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा क्या कह रहा है। 13वें प्रश्न का कहना है, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार। देखिए ये प्रश्न बीच में कहीं पूछा नहीं है अभी, तो इसलिए पूरी उम्मीद है कि महिला चित्रकारों को भी मुगल दरबार के उठाया जा सकता है। बाकी जहाँ भी महिला चित्रकार रही हों, पहाड़ी में रही हों, उनका भी, जहाँ का भी
रज़िया बेगम, नूरजहां, साइफा बानो या तलत, इसमें से वो कौन सा मुगल दरबार का महिला चित्रकार के रूप में इसमें से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को विशेषकर मैं कहूँगा कि आप ख्याल रखिएगा कि मुगल दरबार के महिला चित्रकार के रूप में हम किसे इसमें से जानते हैं। तो साथियों, वो हम जानते हैं साइफा बानो को। साइफा बानो जो है वो मुगल दरबार की महिला चित्रकार थी। आइए 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न का कहना है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित नहीं है। मतलब अकबर के दौर के चित्रकारों में उससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है उस चित्रकार से। इसमें से वो कौन सा कलाकार है? बशामन, केसुदास, अबुल हसन या दशवंत? वह कौन सा चित्रकार है जो बादशाह अकबर के दरबार के चित्रकारों से संबंधित नहीं है? मतलब उनके दौर में, उनके समय में वो चित्रकार नहीं था। मतलब चित्रकार नहीं था, याद रखिएगा, चित्रकारी नहीं करते थे वो, लेकिन वो जो है, मैं कह रहा हूँ इस ऑप्शन के अनुसार कि वो मुगल दरबार में थे लेकिन चित्रकारी से संबंधित नहीं थे। मतलब वो चित्रकारी नहीं करते थे। ठीक है, तो वो थे अबुल हसन साहब। अबुल हसन ने आईने अकबरी लिखी, यानी वो ग्रंथ लिखे थे। वो एक कवि थे और उनका काम था मुगल दरबार में सभी चीज़ों को देखते थे, चित्रकारों की काबिलियत, उनकी लाइफ ज़िंदगी, सभी चीज़ों के बारे में वो लिखा करते थे। तो उन्होंने आईने अकबरी भी लिखी और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। चूँकि वो चित्रकार नहीं थे, तो यहाँ यही पूछ रहा है कि चित्रकारी से संबंधित अबुल हसन साहब का कोई रिश्ता नहीं था। 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वें प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 कहना है हमारे प्रश्न का, किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाने वाला सम्राट कौन सा काल है? किस सम्राट का काल है? अकबर का, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? ठीक है, तो जिस सम्राट को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता था, उस चित्रकार का नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो वो था जहांगीर का काल। जहांगीर का काल स्वर्ण युग था कला का, क्योंकि जहांगीर खुद ही एक चित्रकार, पारखी और चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी जो है अपने जो है राज्य में उसको एक चरम सीमा पर ले गए थे। और उसके बारे में कहानी आपने सुनाई है कि एक अंग्रेजी कलाकार थॉमस रो आए थे तो क्या क्या हुआ। ठीक है, चलिए 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न का कहना है, उस शैली की पहचान करें जो सफाविद शैली से संबंधित है। सफाविद से संबंधित शैली की पहचान करें। उस शैली की पहचान करें जो सफाविद शैली से संबंधित, मतलब अकबर काल की शैली, बाबर के काल की शैली, जहांगीर की काल की शैली या मुगल, यानी मुगलों में अलग अलग जो है राजाओं की अपनी अपनी शैलियाँ रही हैं और अपने अपने तरीक़ों से उन्होंने उसमें कला के क्षेत्र में योगदान दिया है। तो सफाविद शैली किस शासक के समय से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो सफाविद शैली जो है वो आपको बताना है और आपको ड्रॉप करना है अपने प्रश्नों के उत्तरों को। फटाफट कमेंट्स में कमेंट्स करते जाइए। 50 प्रश्नों की आज भी मैराथन सीरीज है, पार्ट 3 मुगल चित्रकला, और इसका सही जवाब है अकबर। ठीक है, आइए 17वें प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17। 17वें प्रश्न का क्या कहना है, कौन सी दक्षिणी यानी जिसको डेक्कन शैली भी कहते हैं अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से कौन सी जो है जगह दक्षिणी शैली के नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्धि रखती है? ठीक है, यानी दक्षिणी शैली के नृत्य दृश्यों के लिए इसमें से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बीदर, अहमदनगर, बीजापुर या गोलकुंडा? ठीक है, तो यह है प्रश्न आपका कि दक्षिणी शैली में, मतलब दक्षिणी शैली में अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध स्थान कह रहा है, यानी यह स्थान की बात कर रहा है यहाँ पे। इस प्रश्न का पूछने का सीधा सीधा आशय है कि दक्षिणी शैली में जितने जो भी 4 राज्य थे,
4 राज्य थे दक्षिणी शैली में। आपको अगर कल आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कि दक्षिणी शैली में इसमें से एक जगह का नाम नहीं दिया है हैदराबाद, उसके जगह पर बीदर दे दिया है, लेकिन ये तीनों थे, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो दक्षिणी शैली में कौन सा स्थान है चारों में से? दक्षिणी शैली में 4 शैलियाँ थी, 4 जगह थे, उसमें से कौन सा स्थान है जहाँ पे नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्धि मिली है? वही प्रश्न है हमारा, तो उसका सही जवाब है गोलकुंडा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप समझ गए होंगे। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। 18वें प्रश्न का कहना है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों में चित्रित करने में सम्मिलित था। यानी हमजानामा जो अकबर के समय में चित्रित हुआ, तो हमजानामा में जो है अकबर द्वारा प्रमाणित पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में इसमें से एक कलाकार शामिल था। ये पूछ रहा है वो कौन सा कलाकार चित्रकार था? बेहजाद, बसावन, गोवर्धन या मीर सैयद अली? समझ में आ गया? तो प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत ही शालीनता से इस प्रश्न को पूछा गया है। आपको बस ध्यान देना है कि अकबर का द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को, यानी हमजानामा के जो पांडुलिपि चित्र हो उसमें से इसमें से किसको सम्मिलित किया गया था उस चित्रकारी में रोल के लिए, और वो थे मीर सैयद अली। 19वें प्रश्न की तरफ चढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19। 19वें प्रश्न का क्या कहना है साथियों? देखिएगा, बार बार क्लिक हो जा रहा है, फोल्डर PDF आपका खुल जा रहा है। अब देखिएगा, चलिए 19वें प्रश्न का कहना है, क्या कहना है? हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया? हुमायूं के द्वारा किया गया सबसे पहले तो, और इसमें से एक चित्रकार हैं जिनको सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया। अब इस पूरे प्रश्न को जो बना है ऊपर, उसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, उसमें ऊपर भी प्रश्न आपका बन जाएगा। आपसे कभी कभी प्रश्न ये पूछ सकता है मुगल कला में कि सीरी कलम की उपाधि निम्न में से किस बादशाह ने दी थी, या पूछ लेगा कि सीरी कलम की उपाधि, जैसे मान लीजिए, पहले तो हम इसका आंसर बताएंगे तब उस प्रश्न को चलते हैं, जिक्र करेंगे। सीरी कलम के रूप में हुमायूं के द्वारा जिस चित्रकार को सम्मानित किया गया, क्या वो मीर मुशब्बिर को थे, मीर सैयद अली, बेहजाद या अब्दुल ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को? ठीक है, सीरी कलम से। तो प्रश्न अगर आपको समझ में आएगा तभी आप अपने उत्तर को सटीकली दे पाएंगे, वरना थोड़ा सा आपको मिस हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो कहना चाहता है उसका सही जवाब तो पहले हो जाएगा, अब्दुल ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को सीरी कलम से सम्मानित किया था हुमायूं ने। अब आपसे प्रश्न घुमा रहा है, अब प्रश्न ने ये पूछ लिया, कभी कंपटीशन में उठा दिया, इसी को पढ़ाया, प्रश्न यही पढ़ा आपने, लेकिन इसी में से उल्टा कर दिया। उसने पूछा कि ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को सीरी कलम से सम्मानित करने वाले मुगल बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। इतनी बात कह दिया, तो अब आपको वहाँ ध्यान देना होगा, किसने दिया था? हुमायूं द्वारा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे मेरी बात को अच्छे से, अगर आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। तो 20वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 20 पे हैं हम लोग, और प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया? निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया? यानी किस शैली ने एकदम प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया दक्षिणी शैली को? मुगल शैली ने किया, विजयनगर शैली ने, अजंता शैली ने, या राजपूत शैली ने? प्रश्न समझ में आ गया आपको? यह है आपका 20वां प्रश्न। आप देख रहे हैं TGT PGT महामैराथन मुगल चित्रकला भाग 3 AMU क्लासेस, रोजाना रात 8 बजे आपके अपने चैनल पे। तो साथियों 20वें प्रश्न पे हैं, और 20वें प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट्स करना है कि शैलियों में से इसमें से कौन सी शैली है जिसने चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, यानी हमारे 20वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विजयनगर शैली ने। किसने? विजयनगर शैली ने। अब हम चलेंगे 21वें प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है और 21वें प्रश्न का क्या कहना है ये देख लीजिए। 21वां प्रश्न आपसे कह रहा है तुर्की मुर्गा, जिसको टर्की भी कहते हैं, यानी तुर्की एक देश है और तुर्की को हम लोग टर्की भी कहते हैं। तो यहाँ लिखा है तुर्की मुर्गा यानी टर्की कॉक इंग्लिश में। तो कभी कभी ये ना पूछ के यही अगर उठा दे तो ये याद रखिएगा टर्की कॉक किसने चित्रित किया था, अबुल हसन ने, मंसूर ने, मनोहर ने या बिशन दास ने। ये 21वां प्रश्न है आपका कमेंट्स के माध्यम से। चलिए कमेंट्स करिए। 50 प्रश्नों की सीरीज में सुपर मैराथन मुगल चित्रकला के पार्ट 3 को आप देख रहे हैं। 2 पार्ट आपका ऑलरेडी पीछे दिया जा चुका है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा मंसूर ने। चूंकि मंसूर पक्षी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे जहांगीर के दरबार में, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि टर्की मुर्गा उन्होंने ही चित्रित किया। 22वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न का कहना है साथियों, लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी, यानी रणथंभौर का एक किला था, युद्ध के दौरान उसकी घेराबंदी की गई थी, प्लानिंग की गई थी। तो यहाँ कह रहा है कि लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है, यानी पुस्तक का नाम ही रखा गया है। किसकी एक पुस्तक है रणथंभौर की घेराबंदी, एक लघु चित्र है ये। सबसे पहले देखिएगा इसमें अच्छे खासे प्रश्न हैं बन रहे हैं। एक तो रणथंभौर की घेराबंदी लघु चित्र है, दूसरी बात किसकी एक पुस्तक है, मतलब रणथंभौर की घेराबंदी पुस्तक का नाम नहीं है, ध्यान से समझिएगा। रणथंभौर की घेराबंदी एक लघु चित्र है और इस ऑप्शन में एक पुस्तक है, उस पुस्तक में वो चित्र है, ये कह रहा है। समझ गए प्रश्न को। अगर आप धड़ाक से प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रणथंभौर की घेराबंदी पुस्तक का नाम पूछ रहा है, जबकि रणथंभौर की घेराबंदी पुस्तक का नाम नहीं है, वो एक चित्र है, वो भी लघु चित्र है और पूछ रहा है इसमें से कौन सी पुस्तक में वो चित्र शामिल है, बना हुआ लघु चित्र। पादशाहनामा में बना है वो चित्र, अकबरनामा में बना है, जहांगीरनामा में बना है या आपका हुमायूं नामा में बना है। किस में बना है? रणथंभौर की घेराबंदी, जो कि एक लघु चित्र है। अब प्रश्न समझ में आ गया? तो चलिए, प्रश्न अगर समझ में आ गया होगा तो उत्तर भी आपका समझ में आ जाएगा और आप आसानी से उत्तर भी पुटअप कर देंगे। तो इस 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा अकबरनामा, यानी पुस्तक का नाम है अकबरनामा। उसी पुस्तक में है रणथंभौर का घेराबंदी, जो कि एक लघु चित्र है। इतने प्रश्न आपके बनेंगे उसमें। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, बीजापुर की कला को किन किन शैलियों का प्रभाव था? बीजापुर की कला में किन किन शैलियों का प्रभाव था? बीजापुर की कला, ठीक है, तुर्की, ईरानी, फारसी या ये सभी शैली। तो आपके 50 प्रश्नों की मैराथन चल रही है और उस 50 प्रश्नों की मैराथन में आप 23वें प्रश्न की तरफ पहुंच चुके हैं और आपको फाइनल सबमिट से पहले अपने आप को परखना है, जांचना है कि मुगल चित्रकला भाग 3 में आप कितना करते हैं और टोटल पूरे तीनों पार्ट का मिला के आपने कितना कर लिया है। लगभग 150 प्रश्न मैंने कवर किया है मुगल चित्रकला से, मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए, बीजापुर की कला को किन किन शैलियों का प्रभाव था? तो ये सही जवाब हो जाएगा घ, तुर्की, ईरानी और फारसी, इन सभी शैलियों का प्रभाव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न की तरफ देखिएगा। प्रश्न संख्या 24, 23 के बाद 24वें प्रश्न पे हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्षिणी शैली का सही कलानुक्रम है? यानी क्रम के अनुसार पहले से लेके आखिरी तक 3-4 जो भी हो, दक्षिणी शैली का क्रम के अनुसार कौन सा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। दक्षिणी शैली के सही कलाक्रम के अनुसार बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या बरार, बीजापुर, अहमदनगर। तो ये है आपका प्रश्न संख्या 24। विकल्प में दक्षिणी शैली के जो 4
जगह थे, आपको पढ़ाया है कि दक्षिणी शैली में 4 जगह है। चूंकि इसमें 4 के बजाय 3 ही दिया है, तो पूछ रहा है क्रम के अनुसार पहले कौन और आखिरी वाला कौन। ठीक है, तो साथियों अगर आपने थोड़ा सा गेस किया होगा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 4 नाम बताए थे, हैदराबाद, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो इसमें देखिए यही है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, और एक अगर हैदराबाद होता तो वो भी ऑप्शन में होता। तो क्रम के अनुसार अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। ठीक है, तो चलिए कुछ लॉजिकली भी गेस किया जाता है। और ये आपका 25वां प्रश्न। अब हम लोग 25वें प्रश्न पे हैं। हाफ हम लोग पूरा कर चुके हैं, 50 में 25वें पे हैं और 25 और हमारे पास है, लेकिन पहले इसकी बात करेंगे। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ में किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा था। यानी मुगल बादशाह अकबर के द्वारा आरंभ किया गया, यानी शुरुआत किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण इसमें से कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यानी मुगल बादशाह का जब दौर चला, जब उनका शासक चल रहा था, चित्रकारी भी अपने चरम पे वहाँ भी थी, उसमें भी चित्रकारी का दौर बेहतरीन था। चित्रकार थे, नवरत्न थे अकबर के दरबार के, और चित्रकार भी अच्छे खासे थे। तो उसमें इसमें ये लिखा है, जो मैं घेर देता हूँ बॉर्डर पे, ये याद रखिएगा, आरंभ किया गया, यानी अकबर के समय में शुरुआत किया गया किस प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण में। इसमें से प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण कौन है जिसका सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया। हमजानामा, हरिवंश, राजमनामा या तूतीनामा। ठीक है, यानी उनके द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण इसमें से कौन सा है, ये पूछ रहा है आपका। और ये प्रश्न है आपका 25वां। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको भी अच्छी लग रही होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे मेहनत का थोड़ा सा फल हमारे साथियों को अगर दे देते हैं तो उसके लिए थैंक्स आप लोगों का रहेगा। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमजानामा। किसका साथियों? हमजानामा का। उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत किया चित्रण का, वो हमजानामा का आरंभ किया। चलिए 26वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 पे अब हम लोग हैं। ये देखिए 26वां प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार और सुलेखक भी था। दक्षिणी साम्राज्य का, यानी दक्षिणी शैली की बात कर रहे हैं, दक्षिणी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार और सुलेखक, यानी विशेषज्ञ तो था ही, चित्रकार और सुलेखक भी था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, हुसैन निजाम शाह। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दक्षिणी शैली की साम्राज्य में एक विशेषता होने, मतलब दक्षिणी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार और सुलेखक भी था। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक काबिलियत है। और वो था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। 26 नंबर के बाद अब हम लोग 27वें प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 27 देखिए, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या दक्षिणी चित्रकला की विशेषता नहीं है। दक्षिणी चित्रकला की विशेषता के रूप में नहीं जाना जाता। यानी दक्षिणी चित्रकला की जो 4 शैलियाँ हैं, उपशैलियाँ कह लीजिए, यानी 4 जगह है तो 4 उपशैलियाँ कह लीजिए, उसमें दक्षिणी चित्रकला की विशेषता के रूप में क्या वास्तविकता के साथ संबंध नहीं है, संघर्षपूर्ण समूह यानी रिच फोलिएज नहीं है, चिंताकर्षक आरेखकारी यानी फाइन डस्ट, या फिर कल्पना तत्व। इसमें से विशेषता के रूप में दक्षिणी चित्रकला में से कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है हमारा 27वां प्रश्न इस वीडियो का मुगल चित्रकला पार्ट 3 50 प्रश्नों की सीरीज में। आज आप पहुंच चुके हैं 27वें प्रश्न की तरफ, और इसका उत्तर आपका हो जाएगा क, वास्तविकता के साथ संबंध दक्षिणी चित्रकला की विशेषता में शामिल नहीं है। 28वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा साथियों, 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कहना है, 1560 से लेके 1568 ईस्वी में कौन सा मुगल ग्रंथ लिखा गया। 1560 से 1568 यानी कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल लगा उस मुगल ग्रंथ को लिखने में,
यानी 1560 से 1568 ईस्वी में, यानी इतने समय तक समय लगा एक मुग़ल ग्रंथ को लिखने में। और वो मुग़ल ग्रंथ क्या शाहनामा था, बाबरनामा था, तूतीनामा था या अकबरनामा था? कौन था वो मुग़ल ग्रंथ जिसे 8 साल में यानी 60 से लेकर 68 तक के बीच में लिखा गया? काफ़ी लंबा समय कहा जाएगा, लेकिन वाकई वो ग्रंथ हैं, उसको तैयार करने में जिस तरह से समय लगाया गया है उस तरह से उसकी काबिलियत और ख़ासियत भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा तूतीनामा था वो ग्रंथ, अकबर के समय का था तूतीनामा, तोते की कहानी। ठीक है, 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा, 29। डांसिंग डिवाइसेस 1610 में किस लघु चित्र शैली का चित्र है? चित्र का नाम है डांसिंग डिवाइसेस, 1610 में बनाया गया। वो एक लघु चित्र है और किस शैली का चित्र है ये पूछ रहा है, पहाड़ी, राजस्थानी, पाल या मुगल शैली का? ठीक है, 1610 ईस्वी में बनाई गई। सबसे पहली बात है कि 1610 ईस्वी में बनाई गई, लघु चित्र है। ये दूसरी हमारा पॉइंट है इस प्रश्न का, पकड़ के रहने का, कि कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से लघु चित्र है या डांसिंग डिवाइस किस तरह का चित्र है? शैली होगी आपकी इस प्रश्न की मुगलों का दौर चल रहा था, 1610 लिखा है, मतलब अकबर का दौर 1604 या 5 तक था, उसके बाद आगे बढ़ गया और उसके बाद आ गया जिसका भी दौर आया उनके बेटे का, तो उस मतलब कि उसी समय ये चित्र बना है, इस सन के हिसाब से पता चलता है। ठीक है, अब हम 30वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 30 प्रश्न को हमने आज कवर कर लिया, 20 और हमारे पास है, और उसमें से एक कल का जो सवाल पूछा था वो भी है, और आज का एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, वो आपको आखिरी में मिलेगा। 30वां प्रश्न पहले देखिए क्या कह रहा है। मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था, सियालकोट जो था वो जाना जाता था मुगल काल में सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी के लिए, कागज़ का निर्माण के लिए, रेशम के वस्त्र के निर्माण के लिए या तुलिका और रंगों के निर्माण के लिए। सियालकोट एक जगह था जो मुग़ल दौर में था, और वहाँ पे कौन सी चीज़ों का निर्माण होता था, किसके लिए उसने प्रसिद्धि हासिल की थी सियालकोट ने? समझ में आ गया? ये प्रश्न बहुत घुमा के पूछा है, कई बार कुछ इस अजीब तरीके से पूछता है, लेकिन इस बार कुछ और तरीके से पूछा गया है। तो 30वां प्रश्न है, 50 प्रश्नों की सीरीज है मैराथन। मुगल मैराथन में फाइनल समिट के तरफ बढ़ रहे हैं आप धीरे धीरे, और देखना है आज हमारे साथियों की परफॉर्मेंस क्या है। कल की परफॉर्मेंस बेस्ट 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 बहुत बेस्ट थी आप लोग की, और मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के, जब आप लोग 50 में 40 प्लस ले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कागज निर्माण के लिए, यानी मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था कागज के निर्माण के लिए। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न। 31वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 31वें प्रश्न क्या कहना है, जहांगीर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जहांगीर महल, इसका निर्माण एक शासक ने करवाया था, उस शासक का नाम क्या था? बाबर, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? ठीक है, किसने कराया जहांगीर महल का निर्माण? यह है आपका 31 नंबर प्रश्न। कमेंट्स करिए फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तरों का, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो, और जो नए जुड़ते हैं वो जान लें डेली रात 8 बजे ये आपके चलते हैं क्लास। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा अकबर ने। किसने बनवाया था साथियों? अकबर ने बनवाया था जहांगीर महल। 32वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिए क्या कह रहा है। 32 प्रश्न का कहना है, मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है। मुगल ग्रंथ है हमजानामा, ये तो सबको पता है। चित्रित है कपड़े पर, यानी उसके जो चित्र बनाए गए हैं कपड़े पे बनाए गए हैं, कागज़ पर बनाए गए हैं, लकड़ी के पैनल पर या ताम्र सीट पर। मुगल ग्रंथ हमजानामा किस पर चित्रित किया गया है? यह है हमारा प्रश्न संख्या 32। और 32वें प्रश्न का कमेंट्स फटाफट दीजिए और बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। मुगल ग्रंथ हमजानामा किस पर चित्रित है? ठीक है साथियों, तो हमजानामा जो है वो किस पे चित्रित है? कमेंट्स आप लोग के आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है पूरी, और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे होंगे। और जो नए जुड़ रहे हैं जिनको डाउट है वो अपनी जो है प्रश्न कर सकते हैं हमसे।
कोई भी डाउट हो रहा हो आपको तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कागज पर। किस पे बनाए गए हैं? कागज पे। तो सुपर मैराथन सीरीज कला की आपकी चल रही है। आप 32वें प्रश्न को फेस कर चुके हैं। 33 नंबर प्रश्न पे आप चल रहे हैं। 33वें प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न का कहना है एक चित्र में पर्दाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है। यानी एक चित्र में जो पर्दाज का प्रयोग किया जाता है उस पर्दाज का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतराल विविक्तीकरण है उसका मुख्य उद्देश्य। छाया का प्रभाव दिखाना मुख्य उद्देश्य है। रेखीय परिप्रेक्ष्य दिखाना या वायपीय परिप्रेक्ष्य दिखाना। पर्दाज का प्रयोग एक चित्र में यूज करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समझ में आ रहा है प्रश्न में क्या कह रहा हूँ? यानी एक चित्र में पर्दाज का यूज करना मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, उसका यूज करना। ठीक है, इसमें से किस तरह का जो है ज़रूरत पड़ती है इसका यूज करेंगे तो इसमें क्या उद्देश्य है इसमें से? तो इसका उद्देश्य है छाया का प्रभाव देना। ठीक है, 33 नंबर हो गया। अब हम 34 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित चित्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बिल्कुल मुगल सम्राट का एक नया प्रश्न है मुगल शैली का। यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित ये चित्र है? यूसुफ की नीलामी। ठीक है, अबुल हसन के द्वारा, फ़कीरुल्लाह खान, अकारीजा या सूसक किसने चित्रित किया यूसुफ की नीलामी नामक चित्र? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। मुगल चित्रकला पार्ट 3 के 50 प्रश्नों को आप देख रहे हैं। 2 पार्ट आपको पीछे मिल जाएंगे वीडियो में, जो नए हैं वो देख सकते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है फ़कीरुल्लाह खान। यूसुफ की नीलामी जिस मुगल चित्रकार ने चित्रित किया उस मुगल चित्रकार का नाम था फ़कीरुल्लाह खान साहब। 35वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 35 पे हैं। धीरे धीरे फाइनल सबमिट की तरफ बढ़ते हुए अपने प्रश्न नंबर 35 कह रहा है मुगल लघु चित्र शैली में स्याह कलम तकनीक किस काल से प्रारंभ हुई? मुगल लघु चित्र शैली में यानी मुगल की जो लघु चित्र शैली थी उसमें स्याह कलम की तकनीक किस काल में प्रारंभ हुई? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में या औरंगजेब के काल में? स्याह कलम की तकनीक किस शासक के काल में शुरू हुई लघु चित्र शैली में? यानी मुगल के लघु चित्र शैली में स्याह कलम की तकनीक का प्रारंभ हुआ किसके शासन काल में? सीधा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो किसके शासन काल में हुआ साथियों? जहांगीर के शासन काल में हुआ। किसके? जहांगीर के शासन काल में हुआ। अब चलते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। 36 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कहना है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित ईसा मसीह का जन्म कागज पर टेम्परा में बनाया गया है। यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है ईसा मसीह का जन्म नामक चित्र है और उसको कागज पर टेम्परा में बनाया गया है। किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? यानी कौन से मुगल बादशाह के शासनकाल में ईसा मसीह का जन्म नामक चित्र चित्रित किया गया था कागज पर टेम्परा पद्धति में? पूरा प्रश्न का सभी आंसर यहाँ भी मिलेगा। बाकी देखिए कागज पर टेम्परा पद्धति ये भी आ गया, माध्यम एक भी मिल गया। और किसके शासनकाल में निर्मित हुआ ये आपसे पूछ रहा है, और किस संग्रहालय में रखा है ये दे ही दिया है। तो ये होता है प्रश्नों का सीरीज जिसमें एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न तैयार हो जाएं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या मोहम्मद शाह किसके शासनकाल में ईसा मसीह का जन्म नामक चित्र चित्रित हुआ कागज पर टेम्परा माध्यम में? तो कागज पर टेम्परा माध्यम में जिस शासक के समय में ईसा का जन्म नामक चित्र चित्रित हुआ वो थे मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। ठीक है, 37वें प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 37 नंबर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पूरी स्क्रीन पे पूरा विकल्प नहीं है। चलिए अब दिख रहा होगा। 37 नंबर कह रहा है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह कालीन चित्र मदर मेरी एवं शिशु। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह कालीन चित्र यानी मोहम्मद शाह के समय में एक चित्र बना मदर मेरी एवं शिशु ईशा। ये भी कागज पर टेम्परा माध्यम में बना है। कहाँ सुरक्षित है?
अभी थोड़ी देर पहला पढ़ा आपने कि इसके पहले जो आपने चित्र पढ़ा था वो था ईसा मसीह का जन्म राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली मोहम्मद शाह के समय में बना हुआ। ये भी मोहम्मद शाह के ही समय में बना हुआ है। मोहम्मद शाह के समय में मदर मेरी और यीशु का जन्म। और वो क्या था, ईसा मसीह का सिर्फ जन्म था, और यहाँ है मदर मेरी और शिशु यीशु यानी ईसा मसीह छोटे थे, उनका जन्म कागज पे टेम्परा कहाँ सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। वहाँ सिर्फ ईसा मसीह का जन्म दिया था, यहाँ पूरी बात दिया है, मदर मेरी एवं शिशु ईसा का जन्म। 37 38वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38, ये देखिएगा 38 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न का पूछना है दक्खन का यानी मुगल और दक्षिणी मिश्रित शैली का सुंदर उदाहरण। दक्खन का कहिए या मुगल और दक्षिणी शैली के मिश्रण का सुंदर उदाहरण शहबाज खान कॉम्बो हुक्का पीते हुए। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को एक बार और पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि इसको सही से समझिएगा। दक्खन का यानी दक्षिणी शैली या डेक्कन शैली कह लीजिए, या कह लीजिए मुगल और दक्षिणी शैली के मिश्रण में बनी चित्र जिसका सुंदर उदाहरण, यानी दक्षिणी और मुगल शैली के मिश्रण से बनी एक चित्र का सुंदर उदाहरण, यानी वो चित्र है जिसका उदाहरण है शहबाज खान कम्बो हुक्का पीते हुए 1730 से 1750 ईस्वी में, यानी इतना लंबे में बना कागज पर टेम्परा पद्धति में किसके काल की है। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के, यानी किसके काल में बनी शहबाज खान कम्बो हुक्का पीते हुए। तो 1750 से 1730 से 1750 ईस्वी में बनी है। तो एक बात देखिएगा, ये जो मैंने प्रश्न पूछा है उसमें सन भी दिया है, तो सन को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस मुगल बादशाह का दौर उस समय चल रहा था। जन्म के हिसाब से 1730 से 1750 किसका शासक चल रहा था, गेस करिए। तो साथियों उस समय औरंगजेब का शासक चल रहा था, यानी वो चित्र बना है औरंगजेब के काल में। ठीक है, चित्र का नाम है शहबाज खान कम्बो हुक्का पीते हुए, और ये एक सुंदर उदाहरण है दक्षिणी और मुगल शैली के मिश्रण चित्र का। 39 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या देखिएगा 40वां वो प्रश्न था, अब 41 पे हम आ चुके हैं। वो प्रश्न संख्या 40 था, ध्यान नहीं दिए हम। जो प्रश्न अभी मैंने बताया है वो 40 था, अब हम लोग 41वें पे हैं, काफ़ी करीब हैं हम लोग अपने प्रश्नों के। अब 41 प्रश्न पे है, कह रहा है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पक्षियों के पैगंबर को फल अर्पित करते हुए फरिश्ते। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में पक्षियों के पैगंबर को, पक्षी यानी पक्षियों के पैगंबर को फल अर्पित करते हुए फरिश्ते। जो पक्षियों के पैगंबर हैं उनको फल अर्पित मतलब करना, यानी दे रहे हैं वहाँ के फरिश्ते। यानी आपने सुना होगा मुस्लिम धर्म में जो है फरिश्ते कहे जाते हैं, जो लोग लेखा जोखा रखना या फिर जिंदगी से आदमी के प्राण को लेना, जैसे हम लोग कहते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं कि यमराज यमदूत लेके आते हैं, उसी तरह से फरिश्ते कहा जाता है मुस्लिम धर्म में, अरबी भाषा में। 1730 से 50 ईस्वी कागज पर टेम्परा चित्र का संबंध कुर्नूल दक्खन से है, बीजापुर दक्खन से है, हैदराबाद दक्खन से है या गोलकुंडा दक्खन से है। इसमें से कौन सी शैली में, यानी दक्खन शैली की कौन सी जगह पे पक्षियों के पैगंबर को फल अर्पित करते हुए फरिश्ते जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है संबंध रखता है। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न? प्रश्न अगर समझ में आ गया होगा तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब है कुर्नूल दक्षिण शैली। किसमें? कुर्नूल दक्षिण शैली में ये चित्र आपका बना हुआ है। बढ़िए 42 नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। संगीत का आनंद लेते औरंगजेब के पौत्र वेदार वक्त और दक्खन का गवर्नर।
गोलकुंडा में 1700 ईस्वी में ये चित्र का नाम है संगीत का आनंद लेते औरंगजेब का पौत्र बेदार बख्त और दक्खन का गवर्नर, यानी उनके पौत्र बेदार बख्त और दक्षिण का जो गवर्नर था वो दोनों संगीत का आनंद लेते हुए। ये चित्र है गोलकुंडा का, यानी दक्षिणी शैली में जो गोलकुंडा है उस समय का 1700 ईस्वी में। ये चित्र सुरक्षित कहाँ है, इसमें ये प्रश्न पूछ रहा है सुरक्षित कहाँ है, ठीक है, यानी कहाँ इसकी सुरक्षा की गई है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली। तो औरंगजेब के पौत्र थे जिनका नाम था बेदार बख्त और दक्खन के गवर्नर, ये दोनों लोग संगीत का आनंद ले रहे हैं और ये चित्र बना है 1700 ईस्वी के करीब गोलकुंडा में और उसको रखा गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न का कहना है संगीत, भारतीय संगीत के 6 रागों में से एक राग मालकोश का चित्रण किस शैली में हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न। भारतीय संगीत के 6 रागों में से एक राग मालकोश, यानी रागों की संख्या 6, उसमें से एक जो राग है उसका नाम है राग मालकोश, यानी उसका नाम ही है राग मालकोश। इसका चित्रण किस शैली में हुआ है? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या हैदराबाद। ये जो चारों नाम दिया है ये आपका दक्षिणी शैली के अंतर्गत आते हैं, यानी दक्षिणी शैली के ये 4 जगह हैं और इसमें से यानी दक्षिणी शैली के इस उप शैली में उसको चित्रित किया गया है राग मालाकोश। 6 रागों में से एक राग मालाकोश, ठीक है। यह है आपका प्रश्न और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा गोलकुंडा में। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुगल चित्रकला से सुपर मैराथन 50 प्रश्नों की सीरीज में आप काफ़ी करीब हैं अपने फाइनल सबमिट के और देखते हैं आज हमारे साथियों का क्या परफॉर्मेंस है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है कुछ इस तरह के फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो इसलिए आप जब इसका उत्तर देंगे तो ये आपको देखना पड़ेगा पूरी चीज़ें। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है वो पहले देखिए। प्रश्न कह रहा है अकबर कालीन मुगल लघु चित्रों को किस रूप में संबंधित किया जाता है? अकबर कालीन मुगल लघु चित्रों को संदर्भित किया जाता है किस रूप में? जिल्दसाजी जिसे मुरक्का कहा जाता है, रज्मनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, साहित्य कार्यशालाएँ जिसे किताबखाना कहा जाता है, या रागमाला चित्रण। तो इसमें से आपको नीचे दिए गए विकल्प हैं कूट के अनुसार, इसमें से आपको सही विकल्प चुनने हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, इसमें से कौन सही है। कोई एक इसमें से सही है तो उसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है आपसे प्रश्न, ठीक है। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं प्रश्न को क्या कह रहा है। अकबर कालीन मुगल लघु चित्र को किस रूप में संदर्भित किया गया? जिल्दसाजी जिसे मुरक्का कहते हैं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जिल्दसाजी अकबर के समय में हुआ है उनके चित्रों में, जिसे मुरक्का यानी एल्बम कहा गया। तो ये पहला जो कह रहा है वो सही है। दूसरा कह रहा है रज्मनामा और अकबरनामा जैसे चित्र ग्रंथ हैं वो मुगल शैली में हुए हैं अकबर के, बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है साहित्यिक कार्यशालाएँ जिसे किताबखाना कहा जाता है, तो बिल्कुल तीसरा भी सही है क्योंकि उनके साहित्यिक कार्यशालाएँ किताबखानाएँ उनकी थी जिसमें हस्तलिखित किताबें रखी थी। रागमाला का चित्रण, तो रागमाला का जो चित्रण हुआ है वो मुगल शैली में नहीं हुआ है। ये रागमाला जो है आपके राजस्थान में चला जाता है जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार घ सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, ठीक है। तो समझ में आ गया मेरे प्रश्न का उत्तर? तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, घ राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चलिए अगले प्रश्न पे हैं, देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। साथियों कह रहा है चूँकि मुगल शैली से हमने काफ़ी अच्छा खासा प्रश्न करा दिया है और जो कि आखिरी कगार पे था, उसके बाद लगभग ख़त्म कर दिया है हमने, इसलिए हमने कुछ
जो है प्रश्न को अदर ले लिया है इसमें, जिसमें से ये भी है। प्रश्न कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम तेल व लाख से बने चित्र मिलते हैं। विश्व में सबसे पहले तेल व लाख से बने चित्र होरियुजी में मिलते हैं, रोम में मिलते हैं, नीदरलैंड में मिलते हैं या लास्को गुफा में मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि मुगल चित्रकला पे 50 प्रश्नों की सीरीज में जो है काफ़ी 100 ये कह लीजिए 48 यानी 50-50 के करीब से कम, थोड़ा सा 7-8 क्वेश्चन कम होंगे। ठीक है, इतने प्रश्न आपके आज ख़त्म हो गए, यानी मुगल शैली को पार्ट 3 में हमने ख़त्म कर दिया है। तो जो कुछ बचता था 50 पूरा करना था, इसलिए कुछ प्रश्नों को हमने इसमें शामिल कर लिया है, जिसमें से पहला ये है कि विश्व में सर्वप्रथम तेल व लाख के बने चित्र मिलते थे, इनमें से कहाँ पे। ठीक है, पहला प्रश्न यही है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा होरियुजी में। कहाँ पे? होरियुजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला की जो शुरुआती मूर्तियाँ हैं वो कौन सी गुफा में मिलती हैं? एलोरा में, सित्तनवासल में, बाघ गुफा में या बादामी गुफा में? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ कौन सी गुफा में मिलती हैं? ये है हमारा प्रश्न। अगला तो चलिए कमेंट करिए, बताइए आज के पार्ट 3 में मुगल चित्रकला के जो खासकर ज़्यादातर प्रश्न थे कैसे लगे और कितना आपने किया, और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सित्तनवासल में। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न देखिएगा, कह रहा है जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग था। यानी जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग नारा काल था, तांडव काल था, गुप्त काल था या कोई नहीं? जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग कौन सा था इसमें से, ये पूछ रहा है आपका प्रश्न। और कमेंट्स करते जाइए फटाफट। और 50 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट होने जा रही है और फाइनल सबमिट की तरफ आएँ। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने 10th और 12वीं में अच्छे नंबरों से जिसने भी पास किया है उसको एमयू क्लास की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रश्न है, इसका सही जवाब है नाराकाल। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है। ध्यान से देखिएगा, जो हाथी खाना है वो कौन से गुफा का एक चित्त भाग है? यानी अजंता के गुफा में है हाथी खाना, एलोरा की गुफा में है, बाघ की गुफा में है या एलिफेंटा की गुफा में है? किस गुफा में है हाथी खाना? ठीक है, यानी हाथी खाना एक अंदर उसके गुफा में चित्र है समझ लीजिए, और वो इसमें से कौन से गुफा का एक हिस्सा है? तो वो है बाघ गुफा का। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है बादामी गुफा बनाया गया था। जो बादामी गुफा है वो बनाया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा, प्रतिहार द्वारा, चालुक्यों के द्वारा या चोल राजवंश के द्वारा? बादामी गुफा को किसके द्वारा बनवाया गया था? यह है आपका प्रश्न और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बादामी गुफा को बनवाया गया था किसके द्वारा? तो साथियों ये बनाया गया था चालुक्यों के द्वारा। बहुत जल्द फाइनल सबमिट होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रश्नों को फटाफट क्लियर कर लेंगे मेरे उत्तर से पहले। अगला प्रश्न, वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक चित्र कहाँ है? सांची में, जोगीमारा में, इमली खो या सीता वेगड़ा? वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में, यानी उसके शाखा में क्या है? एक नग्न बालक है। ये एक चित्र है और इसमें से कहाँ बनाया गया है ये चित्र? ये है आपका प्रश्न। सांची, जोगीमारा, इमली खो या सीता वेगड़ा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जोगीमारा में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न ये देखिएगा, मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में? देखिएगा, मार विजय
के चित्र की बात कर रहे हैं हम। अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मार विजय चित्र की बात कर रहे हैं, मूर्ति की नहीं। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है? 9वीं, पहली, 10वीं या 16वीं गुफा में? ठीक है, यह है आपका प्रश्न। मतलब मुगल चित्रकला से अच्छे खासे प्रश्न खत्म हो गए, इसलिए कुछ प्रश्नों को हमने आखिरी में ये ले लिया है ताकि आपका ये भी थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की जिस गुफा में चित्रित है उस गुफा का नाम है पहली गुफा, फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। माया देवी का स्वप्न, माया देवी का स्वप्न चित्र है अजंता की किस गुफा में चित्रित? 10वीं में, 16वीं में, 9वीं में या 11वीं में? माया देवी का स्वप्न, ठीक है, अजंता की किस गुफा में चित्रित है माया देवी का स्वप्न? 10 नंबर की गुफा में, 16 नंबर की, 9वीं या 11वीं? तो 50 प्रश्नों की मैराथन में अब आपका फाइनल सबमिट होने जा रहा है, और उसके बाद एक प्रश्न जो कल पूछा था वो बताऊंगा, और उसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा 16वीं गुफा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये आपका प्रश्न आ गया साथियों, ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था, याद होगा आपको, कल। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत ही अच्छा जवाब भी हमारे साथियों का आया है, और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद कि आपने काफ़ी संख्या में सही जवाब दिया है, काफ़ी संख्या में सही जवाब। इससे पता चलता है कि आप पढ़ने में काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा आपने दिया अपना रिस्पांस। तो हमने पूछा था अमिताभ बच्चन किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? सुधीर रंजन खस्तगीर की, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, नारायण श्रीधर बेंद्रे या एम.एफ. हुसैन? तो आपका बिल्कुल सही जवाब आया था डी, एम.एफ. हुसैन ने बनाया है अमिताभ बच्चन की कृति। ठीक है, आइए अब हमारा प्रश्न है आज का सवाल। आज का सवाल आपके सामने है और ज़रा देखिए और बताइए कि क्या है आपका आज का सवाल का जवाब। पूरे के पूरे सही जवाब बिना किसी सर्च वर्च के एकदम ईमानदारी पूर्वक दीजिएगा आप इस प्रश्न का उत्तर कि एम.एफ. हुसैन की कौन सी पेंटिंग पिकासो के साथ प्रदर्शित हुई थी? यानी पाब्लो पिकासो के साथ इकलौते वो कलाकार जिनकी प्रदर्शनी उनके चित्रों के साथ प्रदर्शित हुई थी। तो एम.एफ. हुसैन की कौन सी पेंटिंग है इसमें से जो पाब्लो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुई थी? मकड़ी और लैंप, भारत माता, महाभारत या जमीन? समझ में आ गया? तो यह है आज का आपका प्रश्न। ज़्यादा से ज़्यादा जवाब भेजिएगा हमारे पास और देखते हैं कि कितने लोग सही कितना करते हैं। तो साथियों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की टॉपिक वाइज प्रश्न। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट साथियों।